है और टॉम है, जब भी ए किसी के आगे लगता है तो वो क्या करता है, उसको नेगेटिव बना देता है। ठीक है। अब टॉम का मतलब क्या होता है? टॉम का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना। ठीक है। ब्रेक करना मतलब, और कोई वर्ड लेते हैं जिससे आपको इस वर्ड का मतलब क्लियर होगा। टॉम का मतलब कट करना होता है बेसिकली। अगर किसी चीज को, हम कोई चीज है किसी को कट कर दे रहे हैं, तो उसका मतलब होता है, उसका वहां पर हम टॉम यूज करते हैं। जैसे, अच्छा आप मुझे ये बताओ पहले, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा। इंसेक्ट, कीड़ा। यहाँ पर पता है इंसेक्ट, इनका मतलब होता है, समझ रहे हो आप? इनका मतलब बताता हूँ अभी। और सेक्ट, इंसेक्ट होता है वो, इंसेक्ट नहीं होता। नहीं नहीं। तो सेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर, सेक्ट का मतलब भी होता है कट। कोई चीज को कट करना सेक्ट होता है। तो जो कीड़े होते हैं वो आपको देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये कटे हुए माने जाते हैं यहाँ से। आ रही है बात समझ? तो जो इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब इन कट, जो चीज कट 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 करके होती है उसको हम इंसेक्ट बोलते हैं। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर जो सेक्ट वर्ड है और टॉम वर्ड है, ये सिमिलर वर्ड है कुछ कुछ। अब मैं ये इंसेक्ट क्यों बता रहा हूँ ये समझो आप। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एंटोमोलॉजी। ये वर्ड शायद आपने किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना है। हाँ, क्या क्या मतलब होता है इसका? एन, हाँ किस चीज की ये नहीं पता। तो यही तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ एन टॉम मोलॉजी। अब जहां पर भी जहां पर, हाँ हाँ, इंसेक्ट की, जहां पर भी ये लॉजी वर्ड आता है तो उसका मतलब स्टडी करना होता है। ठीक है। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सबके पीछे लॉजी आ रहा है ना, तो इसका मतलब तो स्टडी करना हो गया। टॉम का मतलब क्या बताया अभी मैंने? कट। ठीक है। अभी बताया इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या होते हैं? सेक्ट मतलब कट में होते हैं। तो एंटोमोलॉजी क्या होगा? इंसेक्ट की स्टडी करना। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर टॉम का मतलब क्या है? कट। तो अब ये टॉम का मतलब यहाँ पर क्या फायदा हुआ? यहाँ पर एटम, एटम का मतलब क्या हो गया फिर? ए जब लगा तो ये नेगेटिव बनाया इसने, तो ए नेगेटिव बनाने से मतलब है, टॉम मतलब कट, तो एटम का मतलब हो गया विच कैन नॉट बी कट और डिवाइडेड। बात समझ आ रही है? ए लग के क्या हो, नेगेटिव वर्ड बन जाता है। नेगेटिव वर्ड कैसे? जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, अभी एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा, बताता हूँ फिर। ए लग के आपने लेकिन देखा होगा, जैसे होता क्या है कि नेगेटिव वर्ड बन जाते हैं। समझ रहे हो आप? आवाज आ रही है मेरी? तो एटम का मतलब क्या होगा? विच कैन नॉट बी डिवाइड या विच कैन नॉट बी कट। ठीक है। जैसे ए के लिए पैथी, पैथी वर्ड सुना होगा आपने। पैथी मतलब क्या होता है? सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब किसी से हमारे अच्छी अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन अपैथी कर दें, ए लगा दें इसके आगे, तो क्या मतलब हो जाता है? तो नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है, जिसके लिए फीलिंग ही ना हो जिसके अंदर। ठीक है। तो ए लग के नेगेटिव होता है, इसी तरीके से यहाँ ए लग के टॉम नेगेटिव हो गया। तो एटम का मतलब तो आपको समझ आ गया। ठीक है। अब होता क्या है, अब हमने एटम के स्ट्रक्चर की खोज करना शुरू किया। ठीक है। तो हमें पता चला कि एटम को डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ पार्टिकल भी होते हैं। पता कैसे चला? जैसे हम कॉम करते हैं ना, आप देख पा रहे होगे इमेज में भी, कॉम करते हैं तो वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, कॉम। तो इससे क्या पता चल रहा है? इस कॉम पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जा रहा है, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो
अब एटम तो बिल्कुल आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो वो तो किसी को अट्रैक्ट करना नहीं चाहिए। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है कॉम, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने सोचा कि एटम के अंदर कुछ और भी है जो कि अभी हमें को नहीं पता है। ठीक है, तो फिर और स्टडी करना शुरू किया फिर साइंटिस्ट ने आगे कि पता करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो एटम की स्टडी में सबसे पहले जे जे टॉमसन ने भाग लिया, और जे जे टॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, एक सेकेंड। तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब कैसी थी, कुछ इस तरीके की थी, ये जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इसमें इन्होंने क्या किया, एक तरफ से दो प्लेट्स लगा दी, एक सेकेंड, दो प्लेट्स लगा दी यहाँ पर, इधर कैथोड इधर एनोड, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये एक ट्यूब के अंदर बंद थे कैथोड एनोड, और इसके अंदर इन्होंने पहले तो एकदम से सारी जितनी भी एयर वगैरह थी वो निकाल दी, और इसके बाद यहाँ पर लो प्रेशर रखा इसके अंदर, और कुछ गैस इंसर्ट करा दी बाद में, और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिए इसके अक्रॉस, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोला गया, वैक्यूम ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको। अब हुआ क्या यहाँ पर, जब इन्होंने इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई कराए और कुछ गैस ले ली, तो हुआ क्या, इनको ऐसा लगा कि कुछ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। ये कैथोड है, कैथोड मतलब, कैथोड का मतलब क्या है, नेगेटिव। वैसे तो कटाइन का मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन कैथोड का मतलब नेगेटिव वाली प्लेट जो होगी। तो यहाँ से कुछ पार्टिकल इधर मूव कर रहे थे। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बोला, कैथोड रे बोला, क्योंकि कैथोड से आ रही थी ये। ठीक है, और इन पर कुछ नेगेटिव चार्ज था, तो इन्होंने बताया कि ये चार्ज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से बाहर आ रहे हैं। आ रही है बात समझ आपको थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो इन्होंने बताया कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं जो यहाँ पर कैथोड रे में हैं, एक्चुअली जो कैथोड रे जिनको बोला जा रहा था, जो कैथोड टू एनोड मूव कर रहे थे, कुछ नहीं कनका, ऐसा कुछ खास नहीं बताया, ये एपरेटस बताया जो जे जे टॉमसन ने यूज किया था यहाँ पर। जे जे टॉमसन ने एपरेटस बनाया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बनाया था, पता नहीं जिसके लिए भी बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। उसमें किया क्या था कि यहाँ पर एक ट्यूब लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोला गया। इसमें दो प्लेट्स थी, कैथोड और एनोड। कैथोड एनोड कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पर कैथोड को नेगेटिव से और एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, और डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें पहले कोई सारी एयर वगैरह बाहर निकाली, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था इसके अंदर, तो इसलिए इसको वैक्यूम ट्यूब भी बोला जाता है। और फिर इसके अंदर कुछ गैस इंसर्ट कराई। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ कुछ एक रे मूव कर रही है। ठीक है, रे कैसे मूव कर रही है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, मैंने एक बार यहाँ पर तो नहीं बताया आपको बुक में, इसमें एशान में एक बार बताया था, एक फैन टाइप का लगाया था यहाँ पर। तो फैन टाइप का मतलब एक कुछ ऐसा लगाया था इन्होंने, चक्र टाइप का, और ये कैथोड रे की वजह से ये मूव करने लग गया था। ठीक है, तो और और क्या हुआ यहाँ पर, ये कैथोड रे जो जा रही थी, कैथोड रे क्यों बोल रहे, क्योंकि कैथोड से आ रही थी ये, और इन पर नेगेटिव चार्ज था, तो इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। अब होता क्या है, जैसे जितने भी अलग अलग अगर हम गैसेस लेंगे, तो ये कैथोड रे तो सेम ही रहेंगे। अभी हम आगे एनोड रे भी देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एनोड रे होंगी, बट कैथोड रे तो सेम ही होती हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। तो हम अलग अलग गैसेस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग गैसेस ली इसमें। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, जैसे आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, तो अगर
मान लो हम, मैंने ये काफी बार बताया होगा, जैसे हम मान लो किसी प्लग को या किसी वायर को छू लेते हैं, तो हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या वो जहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी ली वहां से एक इलेक्ट्रॉन सीधे दूसरे वाले वायर में या अर्थ में चला जाता है? समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूँ मैं? होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वहां से एंटर करता है वायर से, और हमारे बॉडी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो पुश करता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को, वो हमारे जो पैर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको पुश कर देता है अर्थ में। आ रही बात समझ? इसी तरीके से यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है, गैस गैस है यहाँ पर। ये पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, कोई भी जो भी इन्होंने ली होगी, जे जे टॉमसन ने। तो अब हो क्या रहा है, अब मैं गैस के लिए कुछ और कलर लेता हूँ। ये मान लो गैस है पूरी के अंदर। तो हुआ क्या, जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दी, तो यहाँ से जो इसकी कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पुश करेगा, यहाँ से निकलना चाहेगा। और वो क्या करेगा, यहाँ पर भी बहुत सारे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी, ठीक है, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं एटम्स हैं, किसके, गैस के, जो भी गैस लिए, सपोज हाइड्रोजन गैस लिए, तो हाइड्रोजन गैस के एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इसके एटम को स्ट्राइक करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसका स्ट्राइक होगा, या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अवेलेबल यहाँ पर किसमें, हाइड्रोजन गैस में, वो एक से दूसरे को यहाँ पर पुश करते जाएंगे, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस में जाके एंटर कर जाएगा एनोड में, और फिर वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ से घूम के इधर आएगा, और इधर जो नेगेटिव प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर जाएगा और फिर वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कंप्लीट साइकिल एक बन जाएगी। आ रही है बात समझ? यहाँ पर बाहर बाहर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो वायर में मूव कर रहा है, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वैक्यूम ट्यूब के अंदर वो एयर में मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के या नहीं? ठीक है, इतना आपको एक्सप्लेन करना नहीं होगा वहां पर, लेकिन अभी जब आप 11th वगैरह में जाओगे तब ये बहुत डीप में पढ़ोगे। फिलहाल आपको समझ आ गया होगा क्या हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है हमको, मास देखना है इस पे और चार्ज देखना है, ठीक है। अभी मास चार्ज देख लेते हैं, फिर एक बार तीनों के कंपेयर करके भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हम। तो इलेक्ट्रॉन पर मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और वो कितना होता है, अगर एक प्रोटॉन का जितना चार्ज है, प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, वो देखेंगे, अभी क्या बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो एक प्रोटॉन के चार्ज का 1/1840 इतना होता है, मतलब एक प्रोटॉन के कितने, तो एटम का मास कितना होता है, 1/1840 होता है किसका, प्रोटॉन का। मतलब प्रोटॉन, अगर हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसके मैं कितनी पीसेस कर दूं, 1840 पीस कर दूं, तो जो एक छोटा सा पीस होगा वो किसके बराबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा। आज समझ रहे हो आप? तो अगर मैं एक एक प्रोटॉन ले रहा हूँ और दो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दो इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ये बात समझ में आ रही है आपको? जब मैं 1840 इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा, तब वो जाके एक प्रोटॉन के बराबर वेट कर पाएंगे, मास कर पाएंगे। आ रही है बात समझना? ठीक है। और चार्ज की बात करें तो आवाज नहीं आ रही, हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हुआ क्या था यहाँ पर, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली थी, तो कैथोड से क्या आई थी, कैथोड रे आई थी, और एनोड से एनोड रे भी आई थी, जो जिनको कि जे जे टॉमसन ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। जी, किसने ऑब्जर्व किया इनको, गोल्ड स्टीन ने ऑब्जर्व किया था। किसने, गोल्ड स्टीन ने। तो आपको ये क्वेश्चन, एक तो इनके जो डिस्कवर किसने किया, इसी से क्वेश्चन आएगा आपका, तो आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको ध्यान होगा वैसे। तो इलेक्ट्रॉन जे जे टॉमसन और प्रोटॉन गोल्ड स्टीन। अब इन्होंने भी वही डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जो जे जे टॉमसन ने ली। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एनोड से जाने वाली रेज देखी, और
इन्होंने क्या किया, कैथोड में कुछ होल कर दिए थे। तो कैथोड में होल को वो क्रॉस करके उन्होंने क्या किया, इसकी जो वॉल थी डिस्चार्ज ट्यूब उसको रेड कर दिया था। तो इन्होंने इनको पता चला कि एनोड से भी कुछ रेज आती हैं जिनको हम एनोड रे बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब आगे तो ये प्रोटॉन की डिस्कवरी आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आगे फिर हम देखते हैं मास और चार्ज की बात कर लेते हैं। इसका प्रोटॉन का मास और चार्ज कितना होता है? तो आप ही लोग बता दो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन कर लिया तो इसका भी आप बता सकते हो। इसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मास कितना होता है? चलो पहले रिलेटिव बता दो, रिलेटिव मास कितना होता है प्रोटॉन का, जल्दी से। चारों आप ही बताओ, बता सकते हो? इसका रिलेटिव मास प्रोटॉन का, रिलेटिव मास बताना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का बताया था मैंने अभी, 1/1840 होता है। इसका कितना होगा प्रोटॉन का? प्रोटॉन का होता है 1U। 1U क्यों? क्योंकि अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन पे चार्ज कितना होता है, कार्बन का वेट कितना होता है, तो आप इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हेल्प से ही तो बताते हो। कार्बन में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और सब हर एक प्रोटॉन हर एक न्यूट्रॉन का मास आप लेते हो 1U, तभी तो उसका 12U हो जाता है। बात समझ आ रही है आपको? तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1U। ठीक है, या AMU, यू की जगह आप AMU भी बोल सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू और यूनिट। ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि, एक सेकेंड, मेरे पास क्या प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेरे पास एक एटम है। इस एटम के अंदर मैं बोल रहा हूँ आपसे, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 नहीं 7 ले लेते हैं। इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो भी हो नेग्लिजिबल मास है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो 7 इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन पे ध्यान दो आप। न्यूट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल नहीं होता, कहने का न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है कुछ, वेट तो होता है। ठीक है, वेट तो होता है, वेट प्रोटॉन के बराबर ही होता है, चार्ज नहीं होता, चार्ज न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन का। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका वेट पूछूंगा, मास पूछूंगा, तो आप क्या बताओगे? इसका 12 यूनिट बता दोगे। क्यों 12 यूनिट बताया? क्योंकि आपको पता है हर एक प्रोटॉन हर एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, 1 यूनिट है। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास अगर 1 यूनिट है, तो 7 प्रोटॉन का 7 यूनिट, 7 न्यूट्रॉन का 7 यूनिट, तो 14 यूनिट हो गया। तो बेसिकली आपको समझ के आया कि हर एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 यूनिट। हर एक न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1 यूनिट, ये रिलेटिव मास है। ठीक है, यूनिट मतलब रिलेटिव। अब केजी वेजी तो बता नहीं रहे, केजी या ग्राम, वो हम देखेंगे उसमें भी क्या होता है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये किसी के रिलेशन में बता रहे हैं अभी हम, तो रिलेटिव है ये। तो मैंने आपको ये बताया था, कोई एलिमेंट ए है, और अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 11 और यहाँ बोल रहा हूँ 23, ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हो कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। कैसे? जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, आपके प्रोटॉन्स है बेसिकली। इसमें 11 प्रोटॉन है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल होता है एटम। अगर बात पूछूं मैं न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन क्या बताओगे? ये 23 है ना, ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये 23 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो इस 23 में 11 तो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 12, क्योंकि 12 भी तो बाकी रह गया, तभी तो ये 23 हुआ। 11 और 12 भी तो 23 होता है। तो इसका मतलब ये 23 में क्या है, 12 प्लस 11 है, जो कि हमें पता है 11 प्रोटॉन तो है ही, नीचे से पता चल गया, और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है,
समझ आया है? तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 एब्सोल्यूट मास हो गया प्रोटॉन का। अब इसके चार्ज की बात भी कर लेते हैं। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर? चार्ज होता है 1, +1, ठीक है। इसका ये कौन सा रिलेटिव चार्ज है। और अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें, क्यों? नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे नेगेटिव कर दोगे तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। मास आप नेगेटिव कैसे कर सकते हो? मास आप नेगेटिव कैसे कर सकते हो? किसी किसी चीज का वेट है 2 kg हो सकता है, -2 kg किसी का वेट हो सकता है। हाँ मास। हाँ नहीं, मास नेगेटिव किसी का नहीं हो सकता, सबका पॉजिटिव होता है। चार्ज नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अगर चार्ज की बात करें तो दोनों पे सेम ही होता है, प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन पर भी। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे पता है आपको नेगेटिव चार्ज होता है। और रिलेटिव की बात करें तो प्लस 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 होता है, +1। ये भी आगे कंपैरिजन में हम डिस्कस कर लेंगे इसको दोबारा। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या हुआ? आज ये किसने की? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो मैंने डिस्कवरी बता दी तीनों की, किसकी डिस्कवरी किसने की है। अभी आप लोग एक बार मुझे बता दो, प्रोटॉन की किसने की थी? चैडविक ने डिस्कवर कैसे किया न्यूट्रॉन? चैडविक ने एक चीज देखी। मान लो इन्होंने किसका देखा, इन्होंने देखा कार्बन का एक एटम लिया, ठीक है। और कार्बन के एटम का वेट करना चाहा इन्होंने। तो इन्होंने देखा कि इसका वेट 12 यूनिट आ रहा है, ठीक है। चैडविक ने, जेम्स चैडविक, मैं ये बता रहा हूँ जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, ये हम देखने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने मान लो कोई कार्बन का एटम लिया, कार्बन के एटम को इन्होंने स्टडी करना चाहा। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है, 12 यूनिट इसका। यहाँ पर देखो हुआ क्या था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गए। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर टॉमसन ने कर दिए थे, तो उन्होंने बता दिया इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। -1 हो गया सपोज। प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज हो गया। जैसे अगर हम बात करें किसी के एटम की, कार्बन के एटम की बात करें, तो उन्होंने पता कर लिया कि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। इन्होंने लिया क्या, एक कार्बन का एटम देखा, और इसमें इन्होंने देखा कि 6 प्रोटॉन हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन पे 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल ना। इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं रहा। ये तो स्टार्टिंग से पता ही था कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये दोनों चीज डिस्कवर तो हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है ये। आ रही है बात समझ? लेकिन जेम्स चैडविक ने क्या देखा? जेम्स चैडविक को ये पता था। आवाज नहीं आ रही है क्या कनका? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वैसे। मैं आप हाँ ठीक है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि ये न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हो पाया क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या देखा चैडविक ने, कि इस पे इसका वेट देखा, इस पर 12 यूनिट वेट था, ठीक है। लेकिन इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे कोई वेट होता नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। प्रोटॉन 6 ही हैं, तो ये 12 यूनिट वेट कहाँ से आ रहा है? तो इनको पता चला कि इसमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जो कि इसको बोला इन्होंने न्यूट्रॉन, और इसका वेट होता है 1 यूनिट। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन भी हैं जिनका वेट हो गया 6 यूनिट। आ रही है बात समझ? तो इसका 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन मिलके 12 यूनिट इसका वेट हो गया कार्बन का। समझ आया ये? ठीक है। यहाँ तक का आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे
इसके रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज की और चार्ज की बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन का। तो आप मुझे ये बताओ, इस पर न्यूट्रॉन का रिलेटिव, हाँ न्यूट्रॉन का आप बता दो रिलेटिव चार्ज क्या होगा। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब जीरो हो जाएगा रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों जीरो हो जाएंगे। जीरो ही है तो रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट, दोनों जीरो। ठीक है। अगर बात करें इसके मास की, तो रिलेटिव मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? इसका रिलेटिव मास अभी हमने डिस्कस किया था, 1 यूनिट होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का। ठीक है, दोनों का सेम होता है। प्रोटॉन का 1 यूनिट तो इसका भी 1 यूनिट, और उसका एब्सोल्यूट कितना था, 1.6 इंटू 10⁻20⁻24 ग्राम, तो इसका भी इतना ही होता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात अच्छे से? तो एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तीनों के मास और चार्जेस को। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो क्या देखना है हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास देखना है, रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से, हमने क्या क्या देखा था अभी। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? चार्ज मास नहीं पूछ रहा, वो भी रिलेटिव, -1। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और मास कितना होता है रिलेटिव? 1/1840। और एब्सोल्यूट मास कितना होता है? 9 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, अब प्रोटॉन पे आ जाओ। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? 1, +1 होता है। और एब्सोल्यूट चार्ज वही 1.6 इंटू 10⁻19, इसका एब्सोल्यूट चार्ज हो गया। अगर मास बात करें, रिलेटिव मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1 यूनिट। मास तो 1 यूनिट होता है ना। और एब्सोल्यूट मास कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10 सॉरी, हाँ ठीक है, -24 ग्राम। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करें, तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पर? चार्ज होता ही नहीं है, जीरो। रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों जीरो। अगर रिलेटिव मास की बात करें तो 1 यूनिट, और एब्सोल्यूट मास की बात करें तो वही 1.6 इंटू 10⁻20⁻24 ग्राम। ठीक है, ये टेबल बनी बहुत बेकार है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक साइंटिस्ट को ये पता चल चुका था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता था अभी भी। ठीक है, तो ये पता करना शुरू किया फिर साइंटिस्ट ने, और अलग अलग तरीके के अपने मॉडल दिए, कुछ भी नॉनसेंस मॉडल दे दिए। जे टॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो उन्होंने क्या बताया कि ये एटम होता है, पुडिंग की तरह होता है। पुडिंग मतलब जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर वाटरमेलन टाइप होता है। वाटरमेलन जिसमें ये सीड्स, ये इसमें दिख रहे हैं काले काले सीड्स होते हैं, ये बताया इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। नॉनसेंस मॉडल था ये भी। ऐसी पुडिंग में ऐसी इसी तरीके से होता है। या बेसिकली ये देख पा रहे हो कि बीच में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये सब प्रोटॉन है। प्रोटॉन बेसिकली इन्होंने कोई पार्टिकल नहीं बताया, ओवरऑल जैसे ये रेड रेड पार्ट है इसको ही प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बताया। ठीक है, तो ये सब हमें डिस्कस करना है, इनका स्ट्रक्चर। आज टाइम बताओ कितना हो गया, कल डिस्कस करें, आज ही करें? 5:30 हो गए।